गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी को आज की वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में श्रीलंका तथा बेल्जियम दो देशों की जाति बनावट को, वहाँ का समाज कैसा है उसे देखा था और यह देखा था कि लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी पावर का शेयर होना क्यों ज़रूरी है या पावर शेयरिंग करना क्यों आवश्यक होता है। आज की वीडियो में हम श्रीलंका तथा बेल्जियम दो देशों का उदाहरण जो इस पाठ में लिया गया है उसके माध्यम से देखेंगे कि इनकी देश की जो समाज में अंतर है, जो परिस्थितियां हैं, जो विभिन्न धर्म तथा समूह के लोग रहते हैं, तो इन देशों की सरकार ने उस परिस्थितियों को किस प्रकार से मैनेज किया है, पॉजिटिव वे में मैनेज किया है या नेगेटिव वे में मैनेज किया है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि श्रीलंका में 74% जो लोग हैं वो सिहली धर्म के हैं, जो श्रीलंका के मूल निवासी, और सिहली भाषा वो बोलते हैं, और 18% लोग जो है वो तमिल है। उस 18% में भी 13% लोग जो है वो श्रीलंका मूल तमिल है, मतलब वहाँ के पूर्वज जो है वो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, और 5% जो है वो भारतीय तमिल है, जो भारत से श्रीलंका में जाकर बसे हैं। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका पावर होना। जब हम देखते हैं कि जब श्रीलंका का संविधान का जब निर्माण हुआ था तो हम देखेंगे कि सिहली भाषा के लोगों का बहुत ज़्यादा उस पर पावर था, बहुत ज़्यादा प्रभाव जो था वह सिहली धर्म के लोगों का था। 1956 में सिहली को जो लोग थे उनकी संख्या क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा है तो हम जो सिहली भाषा है उसे हम एकमात्र राज्य भाषा का हम दर्जा दे देंगे। राज्य भाषा मतलब किसी भी देश की भाषा। अगर हमारे देश में हमने देखा है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के समूह के जाति के लोग रहते हैं, तो हमने किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक लैंग्वेज को जो है वो राज्य भाषा या राज्य की भाषा घोषित नहीं किया है। पर श्रीलंका में सिहली लोग जो थे वो सिहली भाषा बोलते थे, इसलिए उन्होंने राजभाषा इसे घोषित कर दिया जब संविधान वहाँ पर बना। जब कोई भी देश संविधान में यदि किसी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया जाता है तो सभी सरकारी कामकाज, सभी सरकारी कर्मचारी, विद्यालय सभी में जो है वो उसी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिहली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिहलियों को जो है वो प्राथमिकता दे दी गई। मतलब जो अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती थी तो ऐसा माना जाता था कि आपको सिहली भाषा आती है तो उसे प्राथमिकता दी जाती थी। और वहीं श्रीलंका में अन्य धर्म के जो लोग रहते थे उन्हें सरकारी नौकरियों में इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, क्योंकि उन्हें सिहली भाषा बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं आता था, वो सिहली लोग नहीं थे, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और सिहली धर्म संविधान में बोल दिया गया था कि बौद्ध धर्म का संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षण किया जाएगा। सिहली जो लोग थे वो कौन से धर्म को अपनाते थे? बौद्ध धर्म को। तो संविधान में भी जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षण और उसको बढ़ावा देने की बात कर दी गई थी। तो इससे पता चलता है कि अन्य धर्म के लोगों को वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं थी। सभी राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ सिहलियों पर ही ध्यान देती थी, तमिलों की मांगों को जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनकी हर चीज़ों को दरकिनार किया जाता था। इन भेदभाव से तमिलों में नाराज़गी तथा तमिल और सिहली समुदायों के बीच क्या बढ़ गया था? तनाव बढ़ गया। तमिलों ने देखा कि ना तो हमें सरकारी नौकरियां मिल रही, ना विश्वविद्यालय में, ना विद्यालयों में किसी प्रकार का हमें आरक्षण मिल रहा है, ना ही हमें संरक्षण मिल रहा है। तो इस तरह, और हम वो रह रहे हैं वहाँ पर ही है, तो इस प्रकार से तमिल क्या हो गए थे? नाराज़ हो गए थे, जिससे कि कुछ समय बाद ये नाराज़गी जो है वो बढ़ती चली गई और यह सिहली और तमिलों में क्या हो गया था? तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब यह इन दोनों में तनाव बढ़ गया तो श्रीलंका में देखा जाए तो एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, और तमिलों ने सोचा कि हमारे अधिकारी, हमारे हितों को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने स्वयं की राजनीतिक पार्टियां बनाने का कार्य शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं कि तमिलों की क्या मांग थी। तो तमिलों की इतनी कुछ खास प्रकार की मांग नहीं थी। तमिलों का ये कहना था कि जिस प्रकार से सिहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है, वैसे तमिल भाषा को भी राज्य भाषा का दर्जा दे दिया जाए, ताकि सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में या अन्य किसी भी जगह पर सरकारी संगठनों में जो है वह तमिलों का भी जो है वो वैल्यू हो, उनको भी कुछ अधिकार मिले। दूसरा अन्य क्षेत्रीय स्वायत्तता। क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब क्या होता है कि श्रीलंका के जिन क्षेत्रों में तमिल लोग रह रहे थे वहाँ पर तमिलों को क्या चाहिए था?
अपना स्वशासन चाहिए था, खुद का शासन चाहिए था। शिक्षा व रोज़गार के लिए संघर्ष, क्योंकि तमिलों को शिक्षा व रोज़गार, स्वास्थ्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उनकी कोई वैल्यू श्रीलंका में थी नहीं, बहुत कम संख्या में थे, बहुसंख्यकवाद था, सिहलियों का प्रभाव था, तो इसलिए इनको शिक्षा व रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए तमिल जो थे वह अपनी पार्टी बनाकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते थे। जब ये श्रीलंका में तमिलों और सिहलियों के बीच जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 1980 के दशक में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बने। ये संगठन क्यों बने? ताकि श्रीलंका में जितने भी तमिल बिखरे हुए हैं उन्हें संगठित किया जा सके, युवाओं को जोड़ा जा सके, ताकि वह शक्तिशाली एक सरकार बना सके। जब आगे चलकर हम देखते हैं कि श्रीलंका में जब तमिल और सिहलियों के बीच इतना ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, इतना ज़्यादा तनाव चल रहा था, तो धीरे धीरे और ये एक दूसरे के ऊपर तमिल ना सिहलियों पे विश्वास करते थे, सिहली ना तमिलों पे विश्वास करते थे। राजनीतिक पार्टियां भी सिहलियों को ही ज़्यादा महत्व देती थी। तो ऐसे में वहाँ पर क्या बढ़ गया था, गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। गृह युद्ध मतलब जो किसी देश के अंदर ही युद्ध होने लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। इस गृह युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए और बहुत लोगों की रोजी रोटी चली गई। शरणार्थी मतलब क्या होता है? जब हमारे ही देश के कुछ समूह जो है वो किसी दूसरे देश में जाकर रहने लग जाता है, शरण ले लेता है, तो वो क्या हो जाते हैं? शरणार्थी। तो श्रीलंका से भी बहुत सारे तमिल जो थे वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी, वो शरणार्थी थे। अगर 1000 लोग मारे गए हैं तो 5 लाख 6 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई, उनका धंधा सब कुछ चौपट हो गया गृह युद्ध की स्थिति में। धन्यवाद।